हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की। ये सीरीज़ मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ और डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा, इस पे कवर करेंगे हम, जिसको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। इस वीडियो का सोर्स है ब्रेन ट्री मटेरियल। तो जो कुछ भी ब्रेन ट्री में दिया हुआ है हम वो पढ़ने वाले हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के बारे में, बाय टायलर, मोर्गन एंड फ्रेजर। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, अमन यादव। ये टॉपिक जो है इसको काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत बोरिंग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको काफ़ी इजी बना सकूँ आपके लिए। आराम से रिलैक्स होके बैठिए, आप सुनिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब ये लेक्चर ऐसा है कि इसमें इमेजेस वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने इसको सिर्फ टेक्स्ट वाइज लिखा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगे जिस पे मैं समझाऊँगा। तो आप सुन सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये अल्टरनेटिव नहीं है बुक रीडिंग के लिए। आपको इसके बाद बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद चैप्टर पढ़िए, उसके बाद नहीं आता है फिर से वीडियो देखिए, देन अगेन चैप्टर पढ़िए, आपको आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में समझ में आ जाता है। तो ये फाउंडेशन बनाने के लिए है, या तो आप बुक पढ़ने से पहले इसको देखिए या फिर आप रिवीजन करने के लिए भी इसको देख सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @दामन यादव पे। और इस लेक्चर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद, एंथ्रो क्लासेस पे। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो को देख सकें। इस पूरी सीरीज़ के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम थ्योरीज़ के। और ये मेरी बुक है एंथ्रोपोलॉजी 1000 क्वेश्चंस फॉर मेंस। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अरेंज हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं। प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। और इसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, अलग अलग बुक्स से क्वेश्चन निकाले हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो टोटल 1000 क्वेश्चन अगर आपने ये किए तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, यूज़फुल रहेगी ये। थैंक यू। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। इवोल्यूशनरी स्कूल। अब इवोल्यूशनरी स्कूल में दो स्ट्रीम्स हैं थॉट्स की, जो ब्रॉड बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। पहला है क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल एंड नेक्स्ट है न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल। बेस्ड ऑन द नेशनैलिटी, द क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ब्रिटिश, जर्मन एंड अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। E.B. Tyler, H.J.S. Main, J.F. McLennan, and Fraser pioneered the British evolutionary school, while L.H. Morgan pioneered the American evolutionary school. The German evolutionary school was represented by J.J. Bakunin and Bastian. तो यहाँ पे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नेम दिए हुए हैं जो स्पेशलाइज थे अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स में। जैसे कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स में E.B. टायलर थे, H.J.S. मेन थे, J.F. मैक्लेनन थे एंड फ्रेजर थे। ये लोगों ने काम किया ब्रिटिश एवोल्यूशनरी स्कूल पे। बाकी एल एच मॉर्गन ने अमेरिकन एवोल्यूशनरी स्कूल में, एंड नेक्स्ट J.J. बैकोफेन एंड बास्टियन ने जर्मन एवोल्यूशनरी स्कूल में। तो इनके आइडियाज़ जो हैं वो हम इस बेसिस पे पढ़ते हैं, अमेरिकन एवोल्यूशनरी स्कूल या ब्रिटिश एवोल्यूशनरी स्कूल। तो इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट, इनके आइडियाज़ को। Julian Stewart has provided a different typology of the evolutionary school based on assumptions and approaches employed in explaining cultural evolution by the scholars. इन्होंने टाइपोलॉजी दी है, अलग से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है: यूनिलीनियर एवोल्यूशन, यूनिवर्सल एवोल्यूशन एंड मल्टीलीनियर एवोल्यूशन। इन तीनों को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये किसने दिया था? जूलियन स्टीवार्ट ने। इसका टाइपोलॉजी 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था evolutionary school को। The new evolutionary school was further classified on the similar basis, that is nationality, into American and British neo evolutionary school. American neo evolutionary school को पायोनियर किया था लेस्ली वाइट ने एंड जूलियन स्टीवार्ट ने, और ब्रिटिश एवोल्यूशनरी स्कूल को रिप्रेजेंट किया था वी गॉर्डन चाइल्ड ने। ओके, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं यूनिलीनियर एवोल्यूशन को।
The approaches of 19th century classical evolutionists has been classified as unilinear evolution. जो 19th सेंचुरी के जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे, उनका जो अप्रोच था इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने का, उसको हम बोलते हैं यूनिलीनियर एवोल्यूशन. दिस इज बिकॉज इन दिस स्कूल ऑफ थॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन प्रोसीड्स विद द assumption that cultural evolution happens through successive development stages. The process of evolution is always from a simple stage of homogeneity to a complex state of heterogeneity. Evolution according to this view is always progressive. तो 19th सेंचुरी के जो क्लासिकल इवोल्यूशंस थे, वो सब क्या मानते थे कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव होता है. जैसे कि आज मैं हूँ इस जगह, मेरे से पीछे कोई है और मेरे से आगे कोई है, तो इनके अकॉर्डिंग जो मेरे पीछे स्टेज पे है वो एक दिन मेरी जगह आ जाएगा. मैं आज जिस स्टेज पे हूँ इवॉल्व होके मैं आगे किसी स्टेज पे पहुंच जाऊंगा. तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म यूनिलीनियर इवोल्यूशन में ये बताते हैं कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव होता है. सिंपल स्टेट ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ हेट्रोजेनिटी की तरफ. ये हो गया यूनिलीनियर एवोल्यूशन ऑफ थॉट. अब बात करते हैं यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी मॉडल. If the unilinear model of evolution focuses on particular culture, the universal evolutionary model is concerned with the evolution of culture of mankind as a whole. The neo-evolutionary models of Leslie White and Gordon Childe represents this universal evolutionary model. Julian Stewart points out that universal evolutionary model is an elaboration of unilinear model because even in this universal model, the obsession with वेरियस कल्चरल स्टेजेस रिमेन्स. अब यूनिवर्सल वर्ड से आप समझ सकते हो कि यूनिवर्सल एज अ होल, मतलब किसी चीज़ को एज अ होल. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कल्चर ऑफ मैनकाइंड एज अ होल. तो न्यू एवोल्यूशनरी मॉडल्स जो थे लेस्ली वाइट और गॉर्डन शेल्ड्स के, वो रिप्रेजेंट करते थे यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी मॉडल को. अब इसमें जूलियन स्टीवर्ट पॉइंट आउट करते हैं कि यूनिवर्सल जो मॉडल है वो भी सेम यूनिलीनियर की तरह ही है, क्योंकि ये भी कल्चरल स्टेजेस पे फोकस करता है. ये भी मानता है कि प्रोग्रेसिवली हम आगे बढ़ते हैं. However, the scope of application of stages differ in both in that unilinear view emphasizes on a particular culture while the universal model applies that the stages of culture of mankind as a whole. तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि यूनिलीनियर में हम किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में पढ़ते हैं और यूनिवर्सल में हम मैनकाइंड को एज अ होल लेके चलते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ स्टेजेस में. मोरोवर द यूनिवर्सल मॉडल डिस्कार्ड्स एनी वेरिएशंस एंड डिस्टिंक्ट कल्चरल ट्रेट्स एज इररिलेवेंट. नेक्स्ट इज मल्टीलीनियर एवोल्यूशनरी मॉडल. दिस मॉडल एस्टेब्लिशेस सीक्वेंस ऑफ पैरेलल डेवलपमेंट्स that could be investigated in empirical reality. Julian Stewart's theory is classified as multilinear. This model emphasizes on particular evolution, unlike general evolution of universal model. अब जूलियन स्टीवर्ट ने अपनी थ्योरी में क्या बोला, उन्होंने सेपरेट कर दिया अलग अलग कल्चर्स को और उन्होंने देखा कि पैरेलली सबका ग्रोथ हुआ है. सब अपनी अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस से क्रॉस किए हैं, पैरेलली अलग अलग देखा उन्होंने. This model emphasizes on particular evolution, unlike general evolution of universal model. तो यूनिवर्सल मॉडल की तरह इन्होंने होल करके नहीं देखा, इन्होंने सेपरेट करके सबके इवोल्यूशन को सेपरेटली पैरेलल करके देखा. मल्टीलीनियर एवोल्यूशनरी मॉडल डील्स विद और सर्चेस फॉर कल्चरल पैरेलल्स. इट्स बेसिस ऑन assumptions that cultural similarities or regularities exist in culture change because of parallel discoveries. This scheme is more empirical than deductive. This model does not accept that historical data can be classified into universal stages and hence pleads for more emphasis on specificity or limited occurrence. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कल्चरल पैरेलल की तरफ ये जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स को पैरेलली ग्रो होते हुए ये क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द मेन टॉपिक इज हमारा classical evolutionism. Now let's discuss the basic premises of this theory. In the early years of anthropology, the prevailing view was that
most societies pass through the same series of stages to arrive ultimately at a common end. The sources of culture change were generally assumed to be embedded within the culture from the beginning, and therefore, the ultimate course of development was thought to be internally determined. तो इसमें मानते थे कि हर सोसाइटी सेम स्टेजेस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है और एक कॉमन एंड पर जाकर रुकती है अल्टीमेटली। अब इसका जो सोर्स है वो मानते थे कि कल्चर के अंदर ही एम्बेडेड होता है शुरू से, तो वो हर कल्चर में सेम स्टेजेस से गुजरना होता है, उसके बाद फाइनली वो रीच करते हैं मॉडर्न स्टेजेस पे। This notion of evolutionary progress was widely accepted as far back as Enlightenment. Both social and moral philosophers were using evolutionary schemes during the 18th century. तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला, इसको एनलाइटनमेंट के समय भी लोगों ने यूज़ किया, फिलोसोफर्स इसको 18th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। Montesquieu proposed on evolutionary scheme consisting of 3 stages. इन्होंने 3 स्टेज में क्लासीफाई किया मॉन्टेस्क्यू ने, हंटिंग और सैवेजरी, हर्डिंग और बार्बरिज्म, then comes the civilization. This division became very popular among the 19th century social theorists. Tyler and Morgan in particular adopted this scheme. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टेजेस से गुजरना होता है, तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। पहली स्टेज थी हंटिंग और सैवेजरी, जब हम लोग बिल्कुल हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, कोई सिविलाइजेशन नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। देन उसके बाद हर्डिंग और बार्बरिज्म, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बन गया हर्डिंग और बार्बरिज्म। बार्बरिज्म मीन्स हम सिविलाइज नहीं थे, जस्ट रह रहे थे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। देन उसके बाद आता है सिविलाइजेशन, द मोस्ट एडवांस फॉर्म। बाय द मिड 19th century, the cycle of European exploration, conquest, and colonization had yielded vast possessions of data with regard to peoples culturally alien to European existence. अब 19th century में यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग थे वो बाहर जाने लगे और दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाने लगे, उन पर राज करने लगे। तो उसके बाद उनको काफ़ी सारा डेटा मिलने लगा, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलने लगा। वो सोचते थे कि हमारा कल्चर ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि दुनिया में और भी चीज़ें होती हैं। तो इसी की वजह से एंथ्रोपोलॉजी का जो डिसिप्लिन है उसकी शुरुआत हुई। द डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बिगिनिंग विद दीज अर्ली सोशल थ्योरीज अरोज लार्जली इन रेस्पॉन्स टू दिस एनकाउंटर बिटवीन कल्चर्स। Cultural evolution, in this context, classical evolutionism. Cultural evolution, anthropology's first systematic ethnological theory, was intended to help explain this diversity among the peoples of the world. अब बात करते हैं postulates of classical evolutionism के बारे में। तो अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ाया आपको, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रेस्पॉन्स करूँगा। 10 सेकेंड का वेट करते हैं। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म। फर्स्ट पोस्टुलेट, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म एम्ड एट इंडिकेटिंग द स्टैंड दैट मैनकाइंड वाज अ यूनिटी and not diversity. For them, the primitive society were ancestors of more modern and civilized societies. Classical evolutionism में माना जाता है कि मैनकाइंड एक यूनिटी है, एज अ होल है, वहाँ पे कोई अलग नहीं है, बस लोग अलग अलग स्टेजेस पर हैं। वहाँ ये नहीं मानते कि आपका कल्चर अलग है या हमारा कल्चर अलग है, वहाँ ये मानते हैं कि आप जस्ट उसी कल्चर में पहुँचने वाले हो, बस आप उससे एक प्रीवियस स्टेज पर हो, आगे जाके आप डेवलप होके उसी एंड रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। ये माना जाता है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में। और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को मानते थे वो अपना एंसेस्टर्स, जो मॉडर्न मैन और सिविलाइज सोसाइटीज़ के एंसेस्टर्स हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो। नेक्स्ट इज ह्यूमन कल्चर एज अ होल और द सोशल इंस्टीट्यूशन देयर इन evolves in the unilinear sequence through definite stages which are similar like savagery, barbarism and civilization. These three were further divided to account for greater diversity.
ये क्लासिफिकेशन हमने अभी देखा था कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ह्यूमन कल्चर को ये लोग मानते हैं कि इवॉल्व होता है यूनिलीनियर सीक्वेंस में थ्रू डेफिनेटिव स्टेजेस। पहले ये स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर ये स्टेज, इस तरह से। थर्ड इज कल्चरल एवोल्यूशन इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव एंड हेंस इज फॉर्म सिंपल स्टेजेस ऑफ होमोजेनिटी टू कॉम्प्लेक्स स्टेजेस ऑफ हेटेरोजेनिटी। तो कल्चरल एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, हम होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। The existence of cultural similarities or cultural parallel, that is similar cultural traits or complexes, is because the psychic unity of mankind. Psychic unity of mankind का मतलब होता है कि सारे ह्यूमन बींग्स का ब्रेन सेम तरह से फंक्शन करता है। इसकी वजह से हम सेम कल्चर को अडॉप्ट करने वाले हैं आगे जाकर, ऐसा माना जाता था। क्योंकि सबका ब्रेन सेम है तो आज वो एक स्टेज पे है, लेकिन आगे जाके वो डेवलप होके फाइनली उस स्टेज पे पहुंच जाएगा। Classical evolutionists, especially Tyler, formulated the concept of survivals to explain symbolic meaning of certain social customs, which obviously have lost their significance in the present state, but had significant meaning in the past. Survivals are the traces of earlier custom that survives in the present day customs. तो इन्होंने कंसेप्ट यूज़ किया सर्वाइवल्स का। तो कुछ कस्टम्स जो पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी चलते रहेंगे, उनको बोला जाएगा सर्वाइवल्स। Sixth, the diversities in human culture arise because of the differences in environment situation. These diversities, according to this school, are only of secondary significance in the analysis of evolution of culture. तो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं वो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस की वजह से आते हैं। इनका सिग्निफिकेंस सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरीली हम सब सेम हैं। सेवेंथ, the methodologies adopted by the classical evolutionists are the comparative and historical methods. Historical explanations help analyzing cultural varieties, and this method is adopted to study and justify the fact that human culture had undergone progressive change. The comparative method is used to present the similarities in culture and justify the fact that primitive cultures evolved into more formal civilized ones. Even the survivals were also compared to explain this fact. तो पहले के कल्चर्स को और आज के कल्चर्स को कंपेयर करते हैं लोग क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म में, एंड देन उनके बीच में सिमिलैरिटीज शो करते हैं ताकि वो दिखा सकें कि कल्चर जो है हमारा वो प्रोग्रेसिव चेंजेस के थ्रू गुजरा है और आगे जाके सारे कल्चर्स एट द एंड सेम होने वाले हैं। पॉइंट्स ऑफ रिएक्शन। Evolution as a reaction to other intellectual concerns. The arguments as to whether civilization has evolved or had always existed within the primitive as miserable, sinful, outcast was not easy settled. The degeneration theory of savagery had to be fought vigorously before social anthropology could progress. The evolutionist school countered the degenerationist view regarding primitivism as an indication of the fall from ग्रेस। अब ये आर्ग्यूमेंट हमेशा से रहता है कि सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्टेजेस में इवॉल्व हुआ या फिर वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, बस प्रिमिटिव सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। रिएक्शंस विद इन इवोल्यूशनरी थॉट। देयर एग्जिस्टेड हाई रेटोरिक अमंग द इवोल्यूशनिस्ट, particularly concerning of the most primitive stages of society. It was highly debated as to the order of primitive promiscuity, पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। तो यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंसिव वे रहता था इवोल्यूशनिस्ट्स का, पर्टिकुलरली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये भी स्टेजेस से पास हुई है। और यहाँ पे प्रोमिस्क्विटी का मतलब होता है इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन सेक्शुअल एक्टिविटी फ्रीक्वेंटली विद डिफरेंट पार्टनर्स और बीइंग इंडिस्क्रिमिनेट इन द चॉइस ऑफ सेक्शुअल पार्टनर्स। तो ये चीज़ पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में काफ़ी होती थी, आजकल भी होती है। आजकल इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वन नाइट स्टैंड होता है, वो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। नेक्स्ट इज रिएक्शन टू इवोल्यूशनिज्म। कार्ल मार्क्स was struck by the parallels between Morgan's evolutionism and his own theory of history. Marx and Engels devised a theory in which the institutions of monogamy, private property,
and the state were assumed to be chiefly responsible for exploitation of the working class in modern society. तो मार्क्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोगैमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये तीन चीज़ें थी जो रेस्पॉन्सिबल थी, जो वर्किंग क्लास थी उसकी कंडीशंस के ऊपर। उसकी जो बहुत गंदी कंडीशन थी उस टाइम, वर्किंग क्लास को 15-16 घंटे काम करना पड़ता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं थी। तो उसके ऊपर थ्योरी दी थी मार्क्स ने। दे एक्सटेंडेड मोगन्स एवोल्यूशनरी स्कीम एंड इंक्लूडेड फ्यूचर स्टेजेस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन इन विच मोनोगैमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेजेस वुड सीज टू एग्जिस्ट एंड कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रिमिटिव सोसाइटी वुड वंस मोर कम इन टू बीइंग। तो मार्क्स इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि मोनोगैमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं वर्किंग क्लास की मॉडर्न सोसाइटी में। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको हटाया जाए। मोनोगैमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट वुड सीज टू एग्जिस्ट, और कम्युनिज्म जो कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता था वो फिर से लाया जाए। द इवोल्यूशनिस्ट प्रोग्राम कैन बी मोर और लेस summed up in this segment of Tyler's Primitive Cultures with notes. The condition of culture among various societies of mankind is a subject apt for the study of laws of human thought and action. On the one hand, the uniformity which so largely pervades civilization may be ascribed in great measures to the uniform action of uniform causes, while on the other hand, its various grades may be regarded as stages of development or evolution, each the outcome of previous history and about to do its proper part in shaping history of future. Next we'll discuss about the accomplishments of this theory, classical evolutionism. अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, I'll answer you. थोड़ा सा 10 सेकेंड तक वेट करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में I'll answer you in the comments. Okay, so now we will discuss about the accomplishments of the classical evolutionism. First, the early evolutionists represented the first efforts to establish a scientific discipline of anthropology, although greatly hampered by the climate of supernatural explanation, a paucity of empirical material, and their engagement in armchair speculation. तो ये पहला एफर्ट था एक साइंटिफिक थ्योरी एस्टेब्लिश करने का इन द डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसको काफ़ी ज़्यादा हैम्पर किया, क्रिटिसाइज़ किया गया सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशंस की वजह से, क्योंकि पहले के टाइम में रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, वहाँ पे रीज़न का कोई प्लेस नहीं थी। आप किसी भी चीज़ को रीज़न के बेसिस पे नहीं बोल सकते थे, हर चीज़ सुपरनेचुरल रिलीजियस बेसिस पर की जाती थी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा रिलीजन था। नेक्स्ट, दे लेड द फाउंडेशन फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन व्हेन नन एग्जिस्टेड बिफोर. They left us a legacy of at least 3 basic assumptions which have become the integral part of anthropological thought and research methodology. A. The dictum that cultural phenomena are to be studied in naturalistic fashion. तो cultural phenomena को हमें naturalistic fashion में पढ़ना है. The premise of psychic unity of mankind, that is, that cultural difference between groups are not due to differences in psychological equipment, but due to difference in socio-cultural experiences, and the uses of comparative method as a surrogate for the experimental and laboratory techniques of physical sciences. The beginning of the 20th century brought the end of evolutionism reign in cultural anthropology. Its leading opponent was Franz Boas. Franz Boas is known as the father of anthropology, father of modern anthropology, whose main disagreement with the evolutionists involved their assumption that universal laws explained in general all human cultures. Boas pointed out that these 19th century scholars lacked sufficient data to formulate many useful generalizations. Thus, historicism and later functionalism were reactions to 19th century evolutionism. तो फ्रांस बोआज ने इनको क्रिटिसाइज किया बिकॉज इनके पास इनफ डेटा नहीं था ये थ्योरीज को फाइनलाइज करने के लिए। उन्होंने क्लासीफाई तो कर दिया, थ्योरीज दे दी, लेकिन उनके पास इतना डेटा नहीं था कि ये क्लेम कर सके अपनी थ्योरीज को, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म को। अब बात करते हैं
क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के क्रिटिसिज्म के बारे में। द इवोल्यूशनरी थ्योरी इज वन साइडेड और इज पार्शियल एनालिसिस बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूस प्रीऑक्यूपेशन टू शो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ कल्चर थ्रू प्रोग्रेसिव सीक्वेंशियल स्टेजेस। इसको बोला गया है पार्शियल, वन साइडेड, क्योंकि ये कल्चरल सारे कल्चर्स को सीक्वेंशियल स्टेजेस में बताता है, सबको सेपरेटली बताता है। तो ये वन साइडेड हो गया कि एक ही चीज़ में, एक ही कैटेगरी में सबको ढाल दिया। If many different cultures can develop in similar geographical settings, the evolutionist assumption that similar cultural traits emerge due to similar cause parallels is wrong। तो ये assumption था कि जो similar cultural traits हैं, similar features हैं cultures के, वो similar region की वजह से होते हैं, तो ये भी गलत पाया गया। Their assumption that the entire mankind of the world passed through different stages in the sequence do not go hold for all groups। सारे ग्रुप्स के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं बैठती है कि पूरे वर्ल्ड की सारी सोसाइटीज़ एक ही स्टेजेस से पास हो रही हैं, सबको एक स्टेजेस से पास होके मॉडर्न बनना है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द इवोल्यूशनिस्ट इज़ वेरी वीक। दे वर मोस्टली आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो दूसरे की रिसर्च के बेसिस पे अपनी थ्योरीज देते हैं। हु हार्डली विजिटेड एनी फील्ड, जिन्होंने खुद कोई फील्ड विजिट नहीं किया होता, खुद कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की होती, वो सिर्फ दूसरों के बेसिस पे थ्योरी देते हैं। देयर वॉज कंप्लीट डिपेंडेंस एंड रिलायंस ऑन डेटा गैदर्ड बाई ट्रैवलर्स एंड मिशनरीज। तो ट्रैवलर्स और मिशनरीज की डेटा पर, वो जहाँ पे घूम के आए, उन्होंने जो बताया, उनकी स्टोरीज पर विश्वास करके उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी। गॉर्डन चाइल्ड, एन अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट, क्रिटिसाइजेस इवोल्यूशनरी स्कूल फॉर देयर नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी। Culture is also a product of invention and testifies human creativity. Cultures can also differ in forms. Psychic unity cannot be believed. Evolutionists also overlooked diffusion and migration. So thank you guys for watching this lecture. I hope you enjoyed it. Please make sure to press the like button. And कल भी हमारा एक लेक्चर होगा शाम को सेम टाइम पे 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। शेयर दिस वीडियो। बाय।